नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बूंदी, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्राइम की कहानी को। विजय कुमार राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे का रहने वाला है। लाखेरी स्टेशन के नजदीकी उसका पुश्तैनी मकान है, जहां उसके माता पिता हजारी लाल और कैलासी बाई स्थायी रूप से रहते थे। हजारी लाल के लाखेरी स्थित मकान में नवल किशोर नामक किराएदार भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बाजार में किराने की दुकान थी। हजारी लाल के दो मकान कोटा में थे। कोटा के रायपुरा स्थित निधि विहार कॉलोनी में उनके बेटे विजय कुमार का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी ममता और दो छोटे बच्चों के अलावा उसका छोटा भाई हरिओम था। विजय सेना में नायक सूबेदार था और उसकी तैनाती चाइना बॉर्डर पर थी। विजय छुट्टियों में ही घर आ पाता था। हजारी लाल का मंझला बेटा विनोद इंदौर की किसी इंडस्ट्री में गार्ड लगा हुआ था। हजारी लाल का एक और मकान रायपुरा से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर डीसीएम चौराहे पर स्थित था। इस 3 मंजिला मकान में दूसरी मंजिल हजारी लाल ने अपने लिए रखी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ 10-15 दिनों में कोटा आते रहते थे ताकि बेटे के परिवार की खैर खबर ले सके। अलबत्ता वे रुकते इसी मकान में थे। उस मकान का नीचे वाला तल उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को किराए पर दिया हुआ था, जहां बैंक का एटीएम भी था। तीसरे मंजिल पर करौली के मानाखोर का घनश्याम मीणा पत्नी राजकुमारी के साथ किराए पर रह रहा था। हजारी लाल और घनश्याम मीणा का परिवार एक दूसरे से काफी घुला मिला था। घनश्याम पर तो हजारी लाल का अटूट भरोसा था। दंपति जब कोटा में होते थे तो अक्सर उनका वक्त बेटे विजय कुमार के परिवार के साथ ही गुजरता था, लेकिन रात को वो अपने डीसीएम चौराहे के पास स्थित घर पर लौट आते थे। अलबत्ता दोनों के बीच टेलीफोन द्वारा संपर्क बराबर बना रहता था। हजारी लाल वक्त गुजारने के लिए प्रॉपर्टी के धंधे से भी जुड़े हुए थे। इस धंधे में अंगद नामक युवक उनका मददगार बना हुआ था। अंगद रायपुरा स्थित विजय कुमार के मकान के पीछे ही रहता था। बिहार का रहने वाला अंगद विजय कुमार का अच्छा वाकिफदार था। ट्यूशन से गुजारा करने वाला अंगद विजय के बच्चों को भी पढ़ाया करता था। अंगद प्रॉपर्टी के कारोबार के मामले में पारखी था, इसलिए हजारी लाल भी उसका लोहा मानते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच अजीबोगरीब घटना ने ठहरे हुए पानी में जैसे हलचल मचा दी। दरअसल हजारी लाल की पत्नी कैलासी बाई की अलमारी से उनका मंगलसूत्र गायब हो गया। हीरा जड़ित मंगलसूत्र काफी कीमती था, लिहाजा घर के सभी लोग परेशान हो गए। कैलासी बाई का रोना भी वाजिब था। घर में बाहर का कोई शख्स आया नहीं था और किराएदार घनश्याम पर उन्हें इतना भरोसा था कि उससे पूछना भी हजारी लाल दंपति को ओछापन लगा। इस बाबत उन्होंने अपने बेटे विजय कुमार की पत्नी ममता को भी जानकारी दे दी, लेकिन असमंजस में डूबी बहू भी सास को तसल्ली देने के अलावा क्या कर सकती थी। हजारी लाल तो इस सदमे को पचा गए, लेकिन कैलासी बाई के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी कि आखिर कौन था जो उनका मंगलसूत्र चुरा ले गया। पत्नी को लाख समझा रहे हजारी लाल की तसल्ली भी कैलासी बाई के दुख को कम नहीं कर पा रही थी। 5 जनवरी 2018 को हजारी लाल को अपने किराएदार घनश्याम मीणा का फोन मिला तो उनकी आंखें चमक उठी। उसने बताया कि करौली के मानाखोर कस्बे में एक भगत जी हैं, जिन पर माता की सवारी आती है। माता की सवारी आने पर भगत जी में अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है और उस समय वो भूत भविष्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपका मंगलसूत्र कहाँ और कैसे गायब हुआ, ये सब भगत जी बता देंगे। आप कहो तो मैं आपको वहाँ ले चलूंगा ताकि मंगलसूत्र का पता चल सके। हजारी लाल और उनकी पत्नी पुराने विचारों के थे, लिहाजा टोने टोटके में ज्यादा ही विश्वास करते थे। लिहाजा उन्होंने आनन फानन में करौली जाने का प्रोग्राम बना दिया। तय कार्यक्रम के अनुसार घनश्याम और उसकी पत्नी उन्हें ले जाने के लिए लाखेरी पहुंच गए। हजारी लाल ने तब अपने बड़े बेटे के परिवार को खबर करने और सबसे छोटे बेटे हरिओम को भी साथ ले चलने की बात कही तो घनश्याम ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये बातें गोपनीय रखनी होती है। माता की सवारी पर अविश्वास करोगे तो माता कुपित हो सकती है, तब अहित हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहते हुए घनश्याम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में सिर हिला दिया। हजारी लाल के मन में संदेह का कीड़ा तो कुलबुलाया, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए वो चुप लगा गए। लेकिन हजारी लाल ने अपने अचानक करौली जाने की बात मौका मिलते ही अपने किराएदार नवल किशोर को जरूर बता दी। हजारी लाल ने नवल किशोर को जो कुछ बताया उसने सुन लिया। इसमें उसे ऐतराज होता भी तो क्यों, लेकिन नवल किशोर उस वक्त जरूर चिंतित हुआ जब सोमवार 8 जनवरी 2018 को एक शख्स लाखेरी स्थित मकान पर पहुंचा। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। नवल किशोर को हजारी लाल की गैर मौजूदगी में किसी अजनबी द्वारा मकान का दरवाजा खुलना
अटपटा लगा तो उसने फौरन टोका, अरे भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही वो आदमी कुछ हड़बड़ाया, फिर बोला, मेरा नाम घनश्याम है और मैं हजारी लाल के डीसीएस चौराहे के पास वाले मकान में रहता हूँ। हजारी लाल जी के भेजने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल करौली में भगत जी का भंडारा हो रहा है। हजारी लाल ने मुझे यहाँ अपने कपड़े लेने के लिए भेजा है। नवल किशोर को ये तो मालूम था कि हजारी लाल पत्नी के साथ करौली गए हुए हैं, लेकिन उसे घनश्याम की बातों पर तसल्ली इसलिए नहीं हुई कि हजारी लाल किसी को अपने घर की चाबियां भला कैसे सौंप सकते हैं। अपना शक दूर करने के लिए नवल किशोर ने कहा, ठीक है, आप उनसे मोबाइल पर मेरी बात करवा दो। घनश्याम ने ये कहकर नवल किशोर को निरुत्तर कर दिया कि गांव देहात में नेटवर्क काम नहीं करने से उनसे बात नहीं हो सकती। नवल किशोर की शंका दूर नहीं हुई। उसने एक पल सोचते हुए कहा, तो ठीक है, कोटा में हजारी लाल जी की बेटे बेटियां रहते हैं, उनसे बात करवा दो। घनश्याम ने यह कहकर टालने की कोशिश की कि उनका बेटा तो चाइना बॉर्डर पर तैनात है और कोटा में रह रही उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर मुझे मालूम नहीं है। लेकिन नवल किशोर तो जिद ठाने बैठा था। उसे घनश्याम की नानुकुर खटक रही थी। वो अपनी शंका दूर करने पर तुला था। उसने कहा कि उनकी पत्नी का नंबर मुझे मालूम है, मैं कर लेता हूँ उनसे बात। घनश्याम कोई टोका टोकी करता तब तक नवल किशोर अपने मोबाइल पर विजय कुमार की पत्नी ममता का नंबर मिला चुका था, लेकिन संयोग ही रहा कि ममता का फोन स्विच ऑफ निकला। आखिर हार कर नवल किशोर ने घनश्याम से कहा, कोटा में हजारी लाल जी के परिवार का कोई तो होगा जिसका नंबर आपको मालूम हो। हाँ, उनकी बेटी माया का नंबर मालूम है। घनश्याम ने अचकचाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर उन्हीं से बात करवा दो। कहते हुए नवल किशोर ने घनश्याम के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। मोबाइल पर माया इस बात की तस्दीक तो नहीं कर सकी कि उसके पिता करौली गए हुए हैं और किसी को उन्होंने कपड़े लाने के लिए भेजा है। अलबत्ता इतना जरूर कह दिया कि घनश्याम हमारे कोटा वाले मकान में किराएदार है, मैं इनको जानती हूँ। अगर ये माँ बाबूजी के कपड़े लेने आए हैं तो ले जाने देना, लेकिन बाद में चाबी अपने पास ही रख लेना। नवल किशोर को अब क्या ऐतराज होना था। घनश्याम रात को वहीं रुक गया और बोला कि सुबह को हजारी लाल जी के कपड़े आदि लेकर चला जाएगा। लेकिन अगली सुबह नवल किशोर की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि घनश्याम वहां से जा चुका था। अब नवल किशोर के शक का कीड़ा कुलबुलाना लाजमी था कि इस तरह घनश्याम का चोरी छिपे जाने का क्या मतलब। नवल किशोर को ज्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि उसे चाबी सौंप कर जाना चाहिए था, लेकिन वो चाबी भी साथ ले गया। मंगलसूत्र की गुमशुदगी को लेकर कैलाशी बाई किस हद तक सदमे में थी, इस बात को उनकी बहू ममता अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि उसकी अपनी सास से फोन पर बात होती रहती थी। एक दिन ममता ने अपने देवर हरिओम से कहा कि वो लाखेरी जाकर माँ को ले आए ताकि बच्चों के बीच रहकर उनका दुख कुछ कम हो सके। भाभी के कहने पर हरिओम ने 9 जनवरी को पिता हजारी लाल को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ होने के कारण बात नहीं हो सकी। हरिओम ये सोचकर चुप्पी साध गया कि शायद फोन बंद करके वो सो रहे होंगे। ममता भाभी को भी उसने ये बता दिया। अगले दिन ममता के कहने पर हरिओम ने फिर पिता को फोन लगाया। उस दिन भी उनका फोन बंद मिला। ये सिलसिला लगातार जारी रहा तो न सिर्फ हरिओम के लिए बल्कि ममता के लिए भी ये हैरानी वाली बात थी। ममता के मुंह से बरबस निकल पड़ा, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। वो अंदेशा जताते हुए बोली, भैया जरूर अम्मा बाबूजी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। ममता ने देवर को सहिष्ठते हुए कहा, तुम ऐसा करो, नवल किशोर से बात करो, शायद उसे कुछ मालूम हो। हरिओम ने नवल किशोर से बात की। उसने जो कुछ बताया उसे जानकर ममता और हरिओम दोनों सन्न रह गए। नवल किशोर ने तो यहाँ तक बताया कि उसने घनश्याम द्वारा कपड़े ले जाने की बात तस्दीक करने के लिए भाभी को फोन भी लगाया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। लेकिन माया से बात कराने पर उसकी शंका दूर हुई थी। ममता वहीं सिर थाम कर बैठ गई। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अम्मा बाबूजी हमें बिना बताए करौली कैसे चले गए? घर की चाबी तो अम्मा किसी को देती ही नहीं थी। घनश्याम चाबी लेकर लाखेरी वाले घर कैसे पहुंच गया? इसके बाद तो मंगलसूत्र की चोरी को लेकर भी ममता का शक पुख्ता हो गया। उसने हरिओम से कहा, भैया घर से अम्मा का मंगलसूत्र भी जरूर घनश्याम ने ही चुराया होगा, तुम जरा घनश्याम को फोन तो लगाओ। हरिओम ने फोन किया तो उसके मुंह से अस्फुट स्वर ही निकल पाए, भाभी घनश्याम का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मैं उसे डीसीएस चौराहे के घर पर जाकर पकड़ता हूँ। कहने के साथ ही हरिओम फुर्ती से बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद हरिओम लौट आया। हरिओम को देखते ही ममता माजरा समझ गई। अटकते हुए उसने कहा, नहीं मिला ना। हरिओम भी वही सिर पकड़कर बैठ गया। भाभी वो तो अपनी पत्नी के साथ सारा सामान लेकर वहां से रफू चक्कर हो चुका है। बहुत कुछ ऐसा घटित हो चुका था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब ममता के लिए अपने पति को सब कुछ बताना जरूरी हो गया था।
ममता ने फोन से बॉर्डर पर तैनात पति को पूरा माजरा बता दिया। विजय उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया कि तुम थाने में अम्मा बाबूजी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दो, किराएदार घनश्याम की बाबत भी सब कुछ बता देना, फिर मैं छुट्टी लेकर आता हूँ। इसके साथ ही विजय ने इंदौर में रह रहे अपने मंझले भाई विनोद को भी फोन कर पूरी बात बता दी और कहा कि तुम फौरन पहले लाखेरी पहुंचो और पता करो कि उनके साथ क्या हुआ है। माता पिता जिस तरह रहस्यमय ढंग से लापता हुए, ये सुनकर विजय अचंभित हुआ। इससे पहले ममता ने उद्योगनगर थाने में अपने ससुर हजारीलाल और सास कैलासीबाई की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी थी। अपने परिवार समेत करौली के मानवखुर गांव में पहुंचे विजय ने घनश्याम मीणा और कथित भगत जी की तलाश करने की भरपूर कोशिश की ताकि माँ बाबूजी का पता चल सके, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। छानबीन करने पर उसे पता चला कि भगत जी नामक कोई तांत्रिक वहां था ही नहीं। घनश्याम के बारे में उसे पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। विजय ने पुलिस से संपर्क किया। उसने उद्योगनगर पुलिस के जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह से आग्रह किया कि आप एक बार करौली का चक्कर लगा लीजिए। वो वहां गए, लेकिन उनकी कोशिश निरर्थक रही। फिर जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कॉल डिटेल्स का हवाला देते हुए कहा कि मामला लाखेरी का है, इसलिए मामले की रिपोर्ट लाखेरी में ही करानी होगी। विनोद भी लाखेरी पहुंच चुका था। उसने भाई विजय को जो कुछ बताया उससे रहे सहे होश भी फाख्ता हो गए। घर की अलमारियों और संदूक के ताले टूटे पड़े थे। उनमें रखे हुए अचल संपत्तियों के दस्तावेज, सोने चांदी के जेवर और नकदी गायब थी। इससे स्पष्ट था कि कपड़े लेने के बहाने आया घनश्याम सब कुछ बटोर कर ले गया था। 27 जनवरी 2018 को विजय ने लाखेरी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए घनश्याम मीणा पर ही शक जताया। इस मौके पर विजय के साथ आए उसके भाई विनोद ने चोरी किए गए सामान का पूरा ब्यौरा पुलिस को दे दिया। पुलिस ने रिपोर्ट में धारा 365 व 380 लगाकर मामले की जांच एसआई नंद किशोर के सुपुर्द कर दी। दिन रात की भागदौड़ के बावजूद पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। इस बीच पुलिस ने गुमशुदा हजारीलाल दंपत्ति के फोटोशुदा इनामी इश्तेहार भी बंटवाए और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करवा दिए। इसके बाद पुलिस ने घनश्याम मीणा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसका नतीजा जल्दी ही सामने आ गया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घनश्याम मीणा की ज्यादातर बातचीत लांगरा कस्बे के मुखराम मीणा से हो रही थी। लक्ष्य सामने आ गया तो पुलिस की बाँछें खिल गई। सीओ सुरेंद्र सिंह ने एसपी योगेश यादव को बताया तो उन्होंने करौली के एसपी अनिल कयाल से जांच में सहयोग करने की मांग की। नतीजतन सीओ सुरेंद्र सिंह और थाना प्रभारी कौशल्या की अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने करौली के लांगरा कस्बे से मुखराम मीणा को दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में मुखराम बार बार बयान बदल रहा था। उसने स्वीकार किया कि घनश्याम और उसकी पत्नी राजकुमारी के साथ हम हजारीलाल और उसकी पत्नी कैलासीबाई को लेकर टेम्पो से साथलपुर के जंगल में पहुंचे थे। वहां उन्होंने दोनों की अंधेरे में हत्या कर दी थी। मुखराम ने बताया कि काम को अंजाम देने के बाद वो साथलपुर गांव चले गए थे। चूंकि पुलिस को उससे और भी पूछताछ करनी थी, इसलिए उसे 5 फरवरी को मुंसिफ न्यायालय लाखेरी में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। मुखराम द्वारा बताई गई हत्या वाली जगह से पुलिस को साड़ी के टुकड़े, खून सने पत्थर और एक हड्डी का टुकड़ा तो मिला, लेकिन शवों का कहीं कोई अता पता नहीं था। मुखराम अपने उसी बयान पर अड़ा था कि महिला की हत्या तो हमने यही पत्थरों से की थी और शव को भी यहीं गाड़ दिया था। इसके बाद शव कहाँ गया ये पता नहीं। बरामद चीजों को जब खोजी कुत्तों को सुंघाया तो वो पहली वाली जगह पर जाकर ठिठक गया। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल हुए पत्थर भी जब्त कर लिए। पुलिस की सख्ती के बावजूद मुखराम सवालों का जवाब देने से कतराता रहा। हत्या में सहयोगी रहे घनश्याम और उसकी पत्नी राजकुमारी कहाँ है और हजारीलाल की हत्या कहाँ की गई, वृद्ध दंपति की हत्या की आखिर क्या वजह थी, इत्यादि सवाल पूछने पर मुखराम ने बताया कि कोटा में हजारीलाल का तकरीबन 50 लाख रुपए की कीमत का एक प्लॉट है। घनश्याम और उसकी पत्नी इस पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्होंने हजारीलाल से औने पौने दामों में इस फ्लैट का सौदा करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उस प्लॉट को हड़पने के लिए ही उनको मारने की योजना बनाई थी। उन्होंने मुझे अच्छी रकम देने का वादा करके इस योजना में शामिल किया था। पुलिस ने आखिर तेवर बदले तो मुखराम ने मुंह खोलने में देर नहीं की। उसने बताया कि हजारीलाल की हत्या साथलपुर के पास स्थित धमनिया के जंगल में की थी। घनश्याम मीणा और उसकी पत्नी राजकुमारी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि घनश्याम अपनी पत्नी के साथ केरल के कालीपट में रह रहा है। मुखराम से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। घनश्याम मीणा और राजकुमारी को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम रवाना हो गई। इत्तेफाक से ये दोनों घर पर ही मिल गए। 8 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस राजस्थान लौट आई। पूछताछ में घनश्याम मीणा और उसकी पत्नी राजकुमारी ने जो बताया उसे सुनकर तो पुलिस अधिकारियों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि हत्या में ट्यूटर और प्रॉपर्टी के बिजनेस में हजारीलाल का विश्वसनीय बना रहने वाला अंगद भी शामिल था।
पुलिस इधर उधर खाक छान रही थी और अंगद बिना किसी डर के विजय के पड़ोस में बैठकर चैन की बंसी बजा रहा था। पता चला कि पूरी घटना का सूत्रधार और तानाबाना बुनने वाला अंगद ही था। उस पर हजारीलाल का जितना अटूट भरोसा था उतना ही विजय का भी था। घर पर बेरोक-टोक आने जाने और मीठी बातों से रिझाने वाले अंगद पर शंका होती भी तो कैसे, जबकि सच्चाई ये थी कि डीसीएम इलाके में हजारीलाल के लगभग 50 लाख के प्लॉट पर अंगद की शुरू से ही निगाहें थी। विश्वसनीयता की आड़ में अंगद इस प्लॉट को किसी तरह फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की ताक में था, लेकिन हजारीलाल पर उसका दाव नहीं चल पा रहा था। आखिरकार उसे एक ही रास्ता सूझा कि हजारीलाल दंपति को मौत के घाट उतारकर ही ये प्लॉट कब्जाया जा सकता था। अपनी योजना का तानाबाना बुनते हुए उसने पहले घनश्याम मीणा को उनके डीसीएम चौराहे के पास स्थित घर में किराए पर रखवाया, फिर मीणा को उनका विश्वास जीतने में भी मदद की। आखिरकार जब हजारीलाल का घनश्याम पर अटूट भरोसा हो गया तो पहले उसने किसी तरह कैलाशी बाई का कीमती मंगलसूत्र चोरी करवा लिया। मंगलसूत्र की चोरी से निराश दंपति को जाल में फंसाने के लिए तांत्रिक तक पहुंच बनाने का पासा फेंका। अंगद ने घनश्याम से कहा कि वो योजना में किसी विश्वसनीय व्यक्ति को मोटे पैसों का लालच देकर शामिल कर ले। तब घनश्याम ने करौली के रहने वाले अपने एक जान पहचान वाले मुखराम को योजना में शामिल किया। सारा काम घनश्याम, राजकुमारी और मुखराम ने ही अंजाम दिया। अंगद तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। पुलिस ने कोटा से अंगद को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने भले ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली, लेकिन लाख सिर पटकने के बाद भी शव बरामद नहीं किए जा सके। कानून के जानकारों का कहना है कि जब शव ही बरामद नहीं होगा तो अभियुक्तों को सजा कैसे मिलेगी। सवाल यह है कि हर तरह से समर्थ पुलिस आखिरकार हजारीलाल दंपति के शव बरामद क्यों नहीं कर सकी। विजय कुमार तो दोहरे आघात से छटपटा रहा है। एक तो वृद्ध माता पिता की निर्मम हत्या, फिर शवों की बरामदगी तक नहीं हुई। विजय का दुख इन शब्दों से फूट पड़ता है कि कैसा बेटा हूँ, माँ बाप की हत्या हुई और मैं कुछ नहीं कर पाया, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। विजय मंत्रियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक से इंसाफ की दुहाई दे चुका है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। एक तरफ तो विश्वास और इंसाफ की हत्या का दर्द, तो दूसरी तरफ हत्यारे बेखौफ घूमते हुए उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि कलेक्टर से गुहार लगाने के बावजूद भी इस केस में कोई प्रगति नहीं हुई है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।